रात के 9 बज रहे थे। ठंड का मौसम था और शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका था। पूरे शहर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक लड़की उस सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। वो लड़की कुछ घबराई हुई लग रही थी। वो लड़की आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद उस ऑटो वाले ने सही कहा था। मुझे रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहकर वो और भी तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो लड़की फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। ये देखकर वो चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? वो लड़की फिर से सामने देखती है और आगे बढ़ने लगती है। डर और घबराहट से उसके कदम और भी तेज हो गए थे। कुछ देर बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देती है। उस लड़की का डर और बढ़ जाता है। उसकी इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद उन कदमों की आहट तेज होने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसके और करीब आ रहा हो। वो लड़की अपने मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है मेरे पीछे? वो लड़की तिरछी नजरों से अपनी बाईं तरफ देखती है और वहां देखकर डर से उसका गला सूख जाता है। उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, लेकिन अपनी परछाई के साथ पीछे उसे एक परछाई और दिख रही थी जो उसके साथ आगे बढ़ रही थी। देखने में वो परछाई किसी औरत की लग रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था और डर से उसके हाथ पैर फूल गए थे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप जाती है और घबराकर और भी तेज चलने लगती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की चलती है उतनी ही तेजी से वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी वो लड़की देखती है कि उस परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला होता है, वैसे ही एक हाथ उसके दाएं हाथ को थाम लेता है। ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ती है। वो फौरन अपनी दाईं तरफ डरती हुई नजरों से देखती है तो वहां एक लड़का था जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का सामने सड़क को देखते हुए कहता है, डरो मत, बस मेरे साथ चलो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी। लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी, फिर भी वो बिना कुछ कहे उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है। लड़के के साथ होने के कारण उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए वो लड़की अपनी बाईं तरफ देखती है। अब उसे वो परछाई नहीं दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। लड़की उस लड़के को देखती है जिसका चेहरा हुडी की वजह से अभी भी वो देख नहीं पा रही थी। वो उससे कहती है, कौन है आप? लड़का सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप चलती रहो। ये सुनकर लड़की खामोश हो जाती है और बिना कुछ कहे बस चलने लगती है। वो उस लड़के को नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही अब उसे किसी परछाई के आसपास होने का एहसास भी नहीं हो रहा था।
उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। पैदल चलते हुए वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। लड़का उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और सख्ती के साथ कहता है, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सख्त रवैये की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। वो अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहती है, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की अपने बैग में मोबाइल को ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी और की आवाज सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने सामने देखती है तो उसके सामने 45 से 50 साल की एक औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे देख रही थी। वो लड़की नर्वस होकर जवाब देती है, मैम वो मैं यहाँ। घबराहट में वो लड़की ठीक से कुछ कह नहीं पा रही थी। सामने खड़ी औरत फिर से कहती है, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। वो लड़की कहती है, मैम मेरा नाम सुहानी शर्मा है, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरे लिए यहाँ पर एक रूम बुक्ड है। वार्डन उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखती है और कहती है, तुम इस वक्त अकेली ही यहाँ आ गई? सुहानी जवाब देती है, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी अपनी दाईं तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। वो हैरान रह जाती है और कहती है, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की हरकतें काफी अजीब लग रही थीं। वो सुहानी से कहती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो लड़का अभी तो यही था। वार्डन कहती है, कौन सा लड़का? सुहानी कहती है, जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी अभी तो यहीं खड़ा था। वार्डन कहती है, यहाँ कोई नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही था। वार्डन फिर से सख्ती के साथ कहती है, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ और याद रहे कि रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन बहुत सख्त थी, इसलिए सुहानी उससे कोई बहस नहीं करती है और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने से पहले सुहानी फिर से पीछे मुड़कर उस तरफ देखती है जहां वो लड़का खड़ा था और कहती है, कौन था वो? फिर सुहानी वापस मुड़कर आगे बढ़ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। जब सुहानी अपने कमरे में जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की कमरे में आती है। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके कर्ली बाल कंधे तक आ रहे थे। वो लड़की सुहानी को देखती है और कहती है, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी उस लड़की के सामने थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वो लड़की आगे बढ़ती है और सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, आई एम निशा। सुहानी निशा से हाथ मिलाकर कहती है, हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। निशा कहती है, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहाँ थी? सुहानी कहती है, मैं अभी अभी हॉस्टल पहुंची हूँ। निशा घूर कर सुहानी को देखती है और कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ आई हो? सुहानी अपना सर हिला देती है। निशा आगे कहती है, और तुम किस रास्ते से आई हो? सुहानी जवाब देती है, पुरानी रोड से। निशा हैरानी से सुहानी की तरफ देखती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और तुम अभी तक जिंदा भी हो? क्या बात है? अब निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसका चेहरा देखकर सुहानी कंफ्यूज हो जाती है
और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो निशा जवाब देते हुए कहती है, वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहां बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में कभी उस रास्ते से मत जाना। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्यों? ऐसा क्या है वहां? निशा जवाब देती है, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। सुहानी हैरान होकर कहती है, क्या सच में ऐसा है? निशा बेफिक्री से जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहां किसी ना किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात वहां जाने से डरती है। सुहानी निशा से सवाल करती है, क्या तुम्हें भी वहां जाने से डर लगता है? निशा जवाब देती है, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगती हैं। आधी रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। सुहानी खुद से यही सवाल कर रही थी, आखिर कौन था वो लड़का और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी? और उस लड़की ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसकी भी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ पुरानी रोड के किनारे एक कुआं था। उस कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था और वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास देख रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख रही थी। तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, यहां तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने यहाँ किसी आत्मा की कहानी फैलाकर रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानियां बनाकर लोगों को क्या मिल जाता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी होती है, उसे पीछे से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये कहानी झूठी नहीं है। वो औरत फिर से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां अभी भी उसे कोई नहीं दिखता। अब उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा था। वो घबराते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? वो आवाज किसकी थी? उस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वो औरत हिम्मत करके कहती है, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे किसी के गुस्से से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े ही अपनी तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती। अब उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि उसके पीछे जरूर कोई है और साथ ही वहां की हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा साया था जो जमीन से ऊपर हवा में था। वो औरत डर से हकलाते हुए कहती है, कौन हो तुम? सामने से एक भयानक आवाज सुनाई देती है,
तुम्हारी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में औरत की चीखने की आवाज गूंजने लगती है। सुहानी एक झटके में उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगती है। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। लेकिन जब सुहानी देखती है कि वो अपने रूम में बेड पर है, तो वो फिर चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। वो औरत, वो साया, सब कितना भयानक था। सुहानी अपने आप को शांत करती है और फिर से सो जाती है। कौन था वो लड़का और उसने सुहानी की जान क्यों बचाई? क्या है विशिंग वेल का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। जब वो दोनों हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे, तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। वहां खड़ी एक लड़की कहती है, कल पुराने रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। ये सुनकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने मन में कहती है, पुराने रोड पर औरत की लाश, ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने यही तो सपने में देखा था। सुहानी खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कल रात निशा ने मुझे विशिंग वेल के बारे में इतना कुछ बताया था, तो शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया होगा। वैसे भी निशा ने कहा था कि विशिंग वेल के पास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती हैं। निशा और सुहानी चलकर उन लड़कियों के पास जाते हैं और निशा उन लड़कियों से कहती है, आज वहां किसकी लाश मिली है? तो एक लड़की जवाब देती है, ये लाश एक जर्नलिस्ट की है। शायद वो रात को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुराने रोड पर गई थी। ये सुनकर सुहानी को अपना सपना याद आता है। उसके सपने में जिस औरत की मौत हुई थी, वो भी दिखने में जर्नलिस्ट ही लग रही थी। लेकिन सुहानी इस बात को भी जानबूझकर इग्नोर कर देती है। फिर निशा सुहानी से कहती है, देखा तुमने, कितनी लकी हो, वरना ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। सुहानी भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ, अगर उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये लाश मेरी ही होती। सुहानी का जवाब सुनकर निशा चौंक जाती है और कहती है, कौन सा लड़का? निशा का सवाल सुनकर सुहानी थोड़ा संकोच करती है। वो निशा को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। सुहानी को खामोश देखकर निशा उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, कल रात को जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया था क्या? वैसे दिखता कैसा था? हैंडसम था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सुहानी चिढ़कर कहती है, अब चले, कॉलेज का टाइम हो गया है। फिर निशा सुहानी को और परेशान नहीं करती है और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, इसीलिए सुहानी को यहाँ एडमिशन मिल पाया था। सुहानी ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वो आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस में ही खड़े थे, तभी कोई निशा के पीछे से उसके कान में कहता है, हाय ब्यूटीफुल। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो वहां उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर निशा कहती है, विवेक, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो विवेक कहता है, अरे आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप चल रही थी। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं।
विवेक से बात करने के चक्कर में निशा सुहानी के बारे में तो भूल ही गई थी। सुहानी वहीं खामोशी से खड़ी हुई थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी लड़की की थी। सुहानी को वो आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज क्या कह रही है। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहां से आ रही है और उस आवाज का पीछा करने लगती है। लेकिन सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजाने में ही उस आवाज के पीछे खिंची चली जा रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर कॉलेज के पीछे आ जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहां कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को लग रहा था जैसे कि वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही हो। सुहानी उस पेड़ के और करीब जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और सुहानी के कदम रुक जाते हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर उस इंसान को देखती है और चौंक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी अब तक बेहोश थी और अभी होश में आई हो। वो कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगती है तो निशा सुहानी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है, निशा सुहानी से कहती है। और ये सुनकर सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर निशा आगे कहती है, कुछ महीने पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी, इसीलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ हमारा आना जाना मना है। सुहानी अभी भी शौक में थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ और वो किसकी आवाज सुन रही थी। सुहानी को परेशान देखकर निशा टॉपिक बदलते हुए कहती है, खैर छोड़ो, मीट विवेक, माय बॉयफ्रेंड। सुहानी विवेक की तरफ देखती है, जो मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, हेलो सुहानी। सुहानी भी विवेक को देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद निशा सुहानी को लेकर वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वहां ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और बरगद के पेड़ की पत्तियां हिलने लगती हैं। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। निशा और सुहानी के पास खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ हाँ, वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उनकी बात सुनकर सुहानी निशा से कहती है, निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगा जाए वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। फिर निशा विवेक की बात को पूरी करती है, मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ ऐसी चीज छीन ली जाती है जो तुम्हें बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि वहाँ सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विश पूरी करती है। कुछ सोचते हुए निशा आगे कहती है, पता नहीं वहाँ विश पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहती है। तो सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। निशा और विवेक भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अब वहां हर किसी की नजर उस कार पर ही थी। जब कार का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आती है। उस औरत की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उसे देखती रह जाती थी। वो औरत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाती है। चलते हुए वो औरत सुहानी के पास से गुजरती है
तो वो सुहानी को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। उस औरत को देखकर सुहानी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस औरत का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वहां खड़ा कोई इंसान जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके वहां से जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। वहां खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, आ गई मैडम फिर से। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ आए भी क्यों नहीं, कल ही तो पुराने रोड पर एक मर्डर हुआ है। सुहानी फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखती है तो निशा सुहानी को जवाब देने ही वाली थी कि तभी फिर से विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, ये हमारे कॉलेज की ट्रस्टी हैं, मिस पद्मनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती हैं जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। लेकिन सुहानी के फिर कुछ कहने से पहले ही निशा उसे और विवेक को क्लास के अंदर ले जाती है। शाम का वक्त था और क्लासेस खत्म हो चुकी थी। निशा और सुहानी पैदल हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके सामने एक कार आकर रुकती है। ये देखकर निशा और सुहानी चौंक जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वो कार पद्मनी सिंघानिया की थी। पद्मनी कार से बाहर आती है और सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगती है। सुहानी के करीब आकर पद्मनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, बेवजह अनजान चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुहानी करीब से पद्मिनी की आंखों में देख रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। निशा भी वहां खामोशी से खड़ी हुई थी। पद्मिनी तो निशा को देखती भी नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के जाने के बाद निशा कहती है, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई? पद्मिनी की जाती हुई कार को देखकर सुहानी कहती है, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। रात के 3 बज रहे थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुराने रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो जाती हैं और वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात को सुहानी को मारने की कोशिश की थी। और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साए से बचाया था। वो लड़का गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। तो वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के करीब आता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। वो लड़का गुस्से में साए को घूरता है और फिर वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद उस परछाई से आवाज आती है, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ गई है। तुम कब तक उसे बचा पाओगे? दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में सो रही थी। रूम में एक डिम लाइट जल रही थी, इसलिए वहां हल्की रोशनी थी। तभी सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है। वो फौरन उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। ये देखकर सुहानी खुद से कहती है, वो आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी?
कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद सुहानी इस बात को इग्नोर कर देती है और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगती है। रूम के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। निशा भी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक से रूम की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। खिड़की खुलने की आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की को देखती है। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से खिड़की खुल गई थी और हवा से आगे पीछे हो रही थी। सुहानी बेड से उठकर खिड़की के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। खिड़की के बंद होते ही सुहानी के कान में एक आवाज पड़ती है, सुहानी। क्या हुआ था सुहानी को और किसकी थी वो आवाज? कौन है ये लड़का और क्या है उसका साय से रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक सो गई हो, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है, तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। वो आवाज सुहानी के दिलो दिमाग में गूंज रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ जाती है। वो बेहोशी में हॉस्टल का दरवाजा खोलती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। फिर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई देती है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां हॉस्टल वार्डन खड़ी हुई थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि वो अपने रूम से यहाँ कैसे आ गई। वहीं वार्डन गुस्से से सुहानी को घूर रही थी। वार्डन को इस तरह गुस्से में देखकर सुहानी घबरा जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, मैम मैम वो मैम। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वार्डन सुहानी को डांटते हुए कहती है, तुम लड़कियों को एक बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को छुपकर कहाँ जा रही थी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वार्डन से क्या कहे। वो थोड़ा रुककर कहती है, मैम मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैंने वो आवाज सुनी और फिर सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो वार्डन एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वार्डन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वो अपने आप से कहती है, इस लड़की के साथ भी वही हो रहा है जो सृष्टि के साथ हुआ था। कहीं इसका भी वही अंजाम ना हो जो सृष्टि का हुआ था। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी, लेकिन निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुहानी की नींद खुल जाती है और वो उठकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर वार्डन खड़ी थी। इससे पहले सुहानी कुछ कहे, वार्डन कहती है, सुहानी तुमसे मिलने कोई आया है, नीचे आ जाओ। सुहानी असमंजस में कहती है, मुझसे? वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था।
तो उससे मिलने कौन आ सकता था? तो वार्डन फिर से कहती है, नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे रिसेप्शन के पास आती है। वहां पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है। इंस्पेक्टर सुहानी से कहते हैं, क्या आपका ही नाम सुहानी शर्मा है? सुहानी सिर हिला देती है। पुलिस को देखकर वो घबरा गई थी। इंस्पेक्टर आगे कहते हैं, कल पुराने रोड के पास हमें एक लाश मिली थी। क्राइम लोकेशन के पास हमें आपका आईडी कार्ड मिला है। जरा चेक कीजिए, ये आप ही का है ना? और अगर आपका ही है तो ये वहां कैसे पहुंचा? क्या आप हमें बता सकती हैं कि परसों रात को आप कहां थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था, तो सुहानी बड़े आराम और शांत भाव से कहती है, सर, मैं परसों रात को उसी पुराने रोड से आई थी। शायद रास्ते में ये आईडी कार्ड गिर गया होगा। परसों रात 9:30 बजे मैं हॉस्टल में ही थी। आप चाहें तो वार्डन मैम से पूछ लीजिए। फिर वार्डन भी इंस्पेक्टर से कहती है, सर, सुहानी सच कह रही है। परसों रात 9:30 बजे से पूरी रात ये इसी हॉस्टल में थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर सुहानी से कहते हैं, जब आप रात को पुराने रोड से आ रही थी तो क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था? कुछ देर सोचते हुए सुहानी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। सुहानी जानती थी कि जो भी उसने उस पुराने रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सुहानी वो बातें पुलिस से शेयर नहीं करती। और अब इंस्पेक्टर के पास भी सुहानी पर शक करने के लिए कोई वजह नहीं थी। इसीलिए वो थोड़ी पूछताछ करके वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। इसीलिए सुहानी, निशा और विवेक पार्किंग के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ब्लैक कलर की एक कार उस कैंपस में आकर रुकती है, तो सभी की नजरें भी उस कार पर जाकर रुक जाती हैं। कार से एक लड़का बाहर निकलता है। उसने ब्लू जीन्स, ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। वो निशा थी। सुहानी निशा से कहती है, निशा, ये लड़का कौन है? निशा मुंह बनाकर कहती है, इस पर ध्यान मत दो तो ही अच्छा है। विवेक सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, युवराज दीवान। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। वैसे तो युवराज सर एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसीलिए यहाँ क्लासेस लेने आ जाते हैं। सुहानी विवेक से बोलती है, लेकिन निशा युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? ये सुनकर निशा गुस्से में कहती है, अब क्लास अटेंड कर लें या तुम दोनों को बकवास ही करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते और वो निशा के साथ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। सुहानी, निशा और विवेक बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठे थे। क्लास में बिल्कुल खामोशी थी। कुछ ही देर में वहां किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस होने लगते हैं। सुहानी को ये देखकर काफी अजीब लगता है। वो पास बैठी निशा को देखती है जो नाराज लग रही थी, इसीलिए सुहानी निशा से कुछ नहीं कहती है। फिर वो पास बैठे विवेक की तरफ झुकती है और धीमी आवाज में कहती है,
क्या हुआ? सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? विवेक भी धीमी आवाज में उसे जवाब देता है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश रहना। सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आती तो वो कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन क्यों? इससे पहले कि विवेक इस बात का जवाब दे पाता, क्लासरूम में कोई आ जाता है। सुहानी दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां युवराज खड़ा था। युवराज चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए क्लासरूम के अंदर आ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी थीं। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो जाते हैं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, सिट डाउन प्लीज। जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है, वो शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुरानी रोड पर मुझे उस साये से बचाया था। सुहानी ध्यान से युवराज को देखती है। युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। तो वो आगे खुद से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पे क्यों जाएंगे? सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी। तभी युवराज स्ट्रिक्टली कहता है, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज ने ये सब उसी के लिए कहा था। सुहानी युवराज से अपनी नजरें हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगती है। इसके बाद युवराज अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता है। युवराज क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुहानी एकटक उसे देख रही थी। वो चाहकर भी अपने ख्यालों को नहीं रोक पा रही थी और ना ही युवराज से अपनी नजरें हटा पा रही थी। युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे यहां से निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात को था। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है, युवराज अचानक से खामोश हो जाता है और कुछ देर तक वहीं खामोशी से खड़ा रहता है। कुछ देर बाद युवराज को याद आता है कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर चला जाता है। सुहानी को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स युवराज के इस एरोगेंट बिहेवियर से वाकिफ थे, इसीलिए उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से कहती है, वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए थे? क्या उन्होंने भी वो आवाज सुनी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब सच है या उसका कोई इमेजिनेशन। रात का वक्त था। निशा और सुहानी डिनर टेबल पर बैठे थे। दोनों के सामने डिनर रखा हुआ था, लेकिन निशा कुछ खा नहीं रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। निशा को ऐसा देखकर सुहानी उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ मैडम, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? विवेक से लड़ाई हो गई क्या? ये सुनकर निशा सुहानी को गुस्से से एक नजर देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। निशा का ये रिएक्शन देखकर सुहानी समझ जाती है कि बात कुछ सीरियस है। इस बार सुहानी सीरियस होकर कहती है, क्या बात है निशा, तुम मुझे बता सकती हो? तो निशा चिढ़ते हुए कहती है, वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूं ना तो मेरा खून खौल जाता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, यार उनकी स्टोरी क्या है?
तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? निशा एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर कहती है, सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सृष्टि था। वो मर चुकी है। उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वही युवराज दीवान है। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और कहती है, युवराज सर? लेकिन कैसे? वो सृष्टि की मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? निशा आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी हॉस्टल की लाइट्स चली जाती हैं। मेस में बैठी सारी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, अरे अब लाइट क्यों चली गई? ये भूतिया जगह कम है क्या डराने के लिए, जो अंधेरा भी हो गया? वार्डन लड़कियों को शांत करते हुए कहती है, तुम सब शांत हो जाओ, मैं रघु से कहती हूँ लाइट चेक करने के लिए। सुहानी को अभी भी पूरी बात जाननी थी, तो वो निशा से कहती है, निशा पूरी बात तो बताओ। लेकिन निशा उसे टालते हुए जवाब देती है, फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देखना लाइट भी चली गई है। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो निशा का मूड देखकर उसे फोर्स नहीं करती है। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ जाते हैं। निशा गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन सुहानी बेड पर लेटे हुए सीलिंग को घूर रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कही बातें ही चल रही थीं कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। ये सोचते हुए सुहानी कहती है, अगर मैं सही हूं तो उस रात युवराज सर ने ही मुझे उस साए से बचाया था, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो फिर वो किसी की मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक क्लास से क्यों चले गए? क्या वो भी उन आवाजों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती हैं? क्या युवराज भी उन आवाजों को सुन सकता था? आखिर क्यों बचाई थी युवराज ने सुहानी की जान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।